वह विशिष्ट ज्ञान सिखाया जाता है। ये नौकरी पर है, ये प्रशिक्षुता के माध्यम से है, और यही कारण है कि सर्वोत्तम व्यवसाय, सर्वोत्तम करियर प्रशिक्षुता करियर है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें समाज अभी भी ये पता नहीं लगा पाया है कि कैसे प्रशिक्षित किया जाए और कैसे स्वचालित किया जाए। यहाँ क्लासिक पंक्ति यह है कि वॉरेन बफेट जब स्कूल से बाहर निकले तो वे बेंजामिन ग्राहम के पास गए, और बेंजामिन ग्राहम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लेखक थे, और उन्होंने एक अनुशासन के रूप में आधुनिकीकरण या नियमित मूल्य निवेश किया। और वॉरेन बफेट बेंजामिन ग्राहम के पास गए और उनके लिए मुफ्त में काम करने की पेशकश की, और ग्राहम ने कहा, वास्तव में आपकी कीमत बहुत ज्यादा है, मुफ्त की कीमत ज्यादा है। और ग्राहम बिल्कुल सही थे कि जब ग्राहम बफेट को बहुत मूल्यवान प्रशिक्षुता देने की बात आती है तो बफेट को उसे बहुत सारा पैसा देना चाहिए था। और वहीं आपको बताता है कि वे कौशल जानने लायक हैं। विशिष्ट ज्ञान तकनीकी और रचनात्मक भी होता है। तो प्रौद्योगिकी के खून बहते किनारे पर, कला के खून बहते किनारे पर, संचार के खून बहते किनारे पर, उदाहरण के लिए आज भी इंटरनेट पर संभवतः मेम लॉर्ड्स हैं जो अविश्वसनीय मीम्स बना सकते हैं, जो इस विचार को लाखों लोगों तक फैलाएंगे या बहुत प्रेरक हैं। उदाहरण के लिए स्कॉट एडम्स इसका एक अच्छा उदाहरण है। प्रेरक तर्कों और वीडियो के माध्यम से सटीक भविष्यवाणियां करके वह अनिवार्य रूप से दुनिया के सबसे विश्वसनीय लोगों में से एक बन रहा है, और यह विशिष्ट ज्ञान है जिसे उसने वर्षों से विकसित किया है, क्योंकि जब वह छोटा था तब वह सम्मोहन से ग्रस्त हो गया था। उन्होंने कार्टूनिंग के माध्यम से संवाद करना सीखा। उसने पेरिस्कोप को जल्दी ही अपना लिया था, इसलिए वह बातचीत का खूब अभ्यास कर रहा है। उन्होंने इस विषय पर सभी किताबें पढ़ी हैं। उन्होंने इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किया है। यदि आप उसकी प्रेमिका को देखें तो वह इस खूबसूरत युवा इंस्टाग्राम मॉडल की तरह है। ये किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जिसने अपने करियर के दौरान एक विशिष्ट ज्ञान अर्जित किया है। ये अत्यधिक रचनात्मक है, इसमें तकनीकी होने के तत्व हैं, और यह कुछ ऐसा है जो कभी भी स्वचालित नहीं होगा। कोई भी उससे यह छीनने वाला नहीं है, क्योंकि वह भी स्कॉट जैसे एक ब्रांड के तहत जवाबदेह है। एडम्स और वह पेरिस्कोप के साथ मीडिया का लाभ उठाकर काम कर रहे हैं, और दिलबर्ट कार्टून बना रहे हैं और किताबें लिख रहे हैं। उसके पास उस ब्रांड के शीर्ष पर बड़े पैमाने पर उत्तोलन है, और यदि वह उसके पास पहले से मौजूद संपत्ति से अधिक अतिरिक्त संपत्ति बनाना चाहता है तो वह इससे संपत्ति बना सकता है। क्या हमें इसे अद्वितीय ज्ञान कहना चाहिए, या क्या विशिष्ट ज्ञान किसी तरह इसके लिए अधिक अर्थ रखता है? आप जानते हैं, मैं इस रूपरेखा के साथ तब आया था जब मैं वास्तव में छोटा था, और हम दशकों और दशकों की बात कर रहे हैं। अब शायद यह 30 वर्ष से अधिक पुराना है, और इसलिए उस समय केवल विशिष्ट ज्ञान ही मेरे साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए मैं इसके बारे में इसी तरह सोचता हूँ। मैंने इसे बदलने का प्रयास नहीं किया। इसका कारण यह है कि इसके लिए मुझे जो भी अन्य शब्द मिले वे अलग अलग तरीके से अतिभारित थे। कम से कम विशिष्ट ज्ञान का उपयोग नहीं किया जाता है। मैं इसे दोबारा ब्रांड कर सकता हूँ। अद्वितीय ज्ञान के साथ समस्या यह है कि हाँ, शायद यह अद्वितीय है, लेकिन अगर मैं इसे किसी और से सीखता हूँ जो अब अद्वितीय नहीं है, तो हम दोनों इसे जानते हैं। तो यह इतना अधिक नहीं है कि यह अद्वितीय है, बल्कि यह है कि यह स्थिति के लिए अत्यधिक विशिष्ट है, यह व्यक्ति के लिए विशिष्ट है, यह समस्या के लिए विशिष्ट है, और इसे केवल एक बड़े जुनून, रुचि और उस डोमेन में बिताए गए समय के हिस्से के रूप में बनाया जा सकता है। इसे सीधे एक ही किताब से नहीं पढ़ा जा सकता है, न ही इसे एक ही पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा सकता है, और न ही इसे किसी एक एल्गोरिदम में प्रोग्राम किया जा सकता है। स्कॉट एडम्स की बात करें तो उनके पास एक ब्लॉग पोस्ट है कि कैसे 3 या अधिक चीजों में शीर्ष 25% में शामिल होकर और ऐसा करके अपना करियर बनाया जाए। आप दुनिया में एकमात्र व्यक्ति बन जाते हैं जो 25% में उन 3 चीजों को कर सकता है। इसलिए एक चीज में सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करने के बजाय आप सिर्फ 3 या अधिक चीजों में बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। यह विशिष्ट ज्ञान के निर्माण का एक तरीका है। मैं वास्तव में सोचता हूं कि सबसे अच्छा तरीका सिर्फ अपने जुनून का पालन करना है, और कहीं न कहीं आपके मन के पीछे आप महसूस कर सकते हैं कि अरे, वास्तव में यह जुनून है, जैसे कि मैं इसके व्यावसायिक पहलुओं पर नजर रखूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इसे थोड़ा जानबूझकर बनाने की कोशिश करते हैं, अगर आप पैसे को लेकर बहुत अधिक लक्ष्य उन्मुख हो जाते हैं, तो आप सही चीज नहीं चुन पाएंगे। आप वास्तव में वह चीज नहीं चुनेंगे जिसे करना आपको पसंद है, इसलिए आप उसमें पर्याप्त गहराई तक नहीं जाएंगे। स्कॉट एडम्स का अवलोकन अच्छा है। ये आंकड़ों पर आधारित है। मान लीजिए कि ऐसे 10,000 क्षेत्र हैं जो ज्ञान की दृष्टि से आज मानव जाति के लिए मूल्यवान हैं, और उन 10,000 स्लॉट्स में नंबर 1 लिया गया है ना?
उन 10,000 में से प्रत्येक में किसी और के नंबर 1 होने की संभावना है, जब तक कि आप किसी निश्चित चीज के प्रति दुनिया के 10,000 सबसे अधिक जुनूनी लोगों में से एक न हो। लेकिन जब आप संयोजन के कॉम्बिनेट्रिक्स पर जाना शुरू करते हैं, तो शीर्ष पायदान बिक्री कौशल और वास्तव में अच्छे लेखन कौशल के साथ संख्या 3, 728 और कोई ऐसा व्यक्ति जो लेखांकन और वित्त को वास्तव में अच्छी तरह से समझता है, जब उस चौराहे की आवश्यकता आती है, तो आप अब कॉम्बिनेट्रिक्स के माध्यम से 10,000 से लाखों या दसियों लाख तक विस्तारित हो गए हैं। तो ये बहुत कम प्रतिस्पर्धी हो जाता है। साथ ही रिटर्न भी कम हो रहा है। इसलिए किसी चीज में वस्तुतः नंबर 1 बनने की तुलना में 3 या 4 चीजों में शीर्ष 75% होना कहीं अधिक आसान है। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण है, लेकिन मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि किसी को जानबूझकर चीजों को इकट्ठा करना शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उन चीजों को चुनना चाहते हैं जहां आप स्वाभाविक हैं। हर कोई किसी न किसी चीज में स्वाभाविक है। हम सभी उस वाक्यांश से परिचित हैं, एक स्वाभाविक। ये व्यक्ति पुरुषों या महिलाओं से मिलना स्वाभाविक है। ये व्यक्ति स्वाभाविक समाजवादी है। ये व्यक्ति एक स्वाभाविक प्रोग्रामर है। ये व्यक्ति एक स्वाभाविक पाठक है। तो आप जिस भी चीज में स्वाभाविक हैं, आप उसे दोगुना करना चाहते हैं। और फिर संभवतः ऐसी कई चीजें हैं जिनमें आप स्वाभाविक हैं, क्योंकि व्यक्तित्व और मनुष्य बहुत जटिल हैं। इसलिए हम उन चीजों को लेने में सक्षम होना चाहते हैं जिनमें आप स्वाभाविक हैं, और उन्हें संयोजित करना चाहते हैं, ताकि आप केवल रुचि और आनंद के माध्यम से स्वचालित रूप से कई चीजों में शीर्ष 25 या शीर्ष 10 या शीर्ष 5% पर पहुंच जाएं।